हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक एक वर्ड का मतलब समझ लीजिए। तो सबसे पहले इक्वेशन किसको बोलते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू आ रहा हो, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू आ रहा हो वही इक्वेशंस कहलाती हैं। तो इक्वेशन के लिए इक्वल टू का होना जरूरी है। ऑलराइट, अब जब इक्वल टू होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होगा, राइट हैंड साइड में कुछ होगा, एलएचएस में आरएचएस में कुछ ना कुछ तो होगा। अब क्या हो सकता है? तो देखिए दो ही चीजें हो सकती है, या तो कोई कांस्टेंट रहा होगा, या तो कोई कांस्टेंट रहा होगा, या फिर कोई वेरिएबल रहा होगा, या फिर कोई वेरिएबल रहा होगा। ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अच्छा, कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब जैसे कोई बोले 2, जैसे कोई बोले -3, जैसे कोई बोले 5/7, कोई बोले √2, कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर जो कि प्योर हैं, मतलब उनके साथ कुछ और अटैच नहीं है, कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, वो कांस्टेंट कहलाते हैं। दूसरा वेरिएबल क्या है? देखो वेरिएबल को अननोन भी बोला जाता है, वेरिएबल को अननोन भी बोला जाता है। अननोन मतलब कौन? जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है और वही तो निकालनी होती है अपने को। तो अननोन को हम लोग या तो जैसे x से रिप्रेजेंट करते हैं, या y से रिप्रेजेंट करते हैं, या z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा, लेट द नंबर ऑफ पर्सन बी x, लेट दिस बी y, लेट दैट बी z, राइट? तो इनको बोला जाता है वेरिएबल या फिर अननोन। तो इक्वेशन जो होती हैं उनमें एक इक्वल टू होता है, एलएचएस में कुछ होता है, आरएचएस में कुछ होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एनी नंबर एंड वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे x y z, जरूर नहीं कि x y z, कुछ भी हो सकता है, a b c d नॉर्मली। ठीक है, हमने क्या कर रखा है कि अपना काम आसान करने के लिए रिजर्व कर रखा है कि जहां पर x y z होगा इनका मतलब वेरिएबल है। और कभी अगर किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना हो, या तो प्योर नंबर होंगे, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे a से, b से, c से। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो नाम किसी का कुछ भी रखा जा सकता है, पर कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, जैसे आपके घर वालों ने आपका एक नाम रखा हुआ है, क्यों नाम रखा हुआ है? ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको पता हो कि ये मेरा नाम है, किसने बुलाया तो आप ही जाएं। क्लियर? ऑलराइट, तो ये हो गया कांस्टेंट एंड ये हो गया वेरिएबल। तो इक्वेशन में कम से कम एक वेरिएबल तो होता ही है, कम से कम एक वेरिएबल तो होता ही है। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, मान लीजिए x एक वेरिएबल है, हो सकता है 2 हो, तो ये लीजिए x + y कर दिया मैंने, 2 वेरिएबल। हो सकता है 3 हो, तो x + y + z, ऐसा भी हो सकता है। तो कम से कम एक वेरिएबल होना ही चाहिए। तो जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, ये 1 वेरिएबल वाला है, ये 2 वेरिएबल वाला है, ये 3 वेरिएबल वाला है। अब ये जो वेरिएबल है, हो सकता है इसके आगे जैसे 2y हो, इसके आगे हो सकता है 3z हो, मैनी पॉसिबिलिटीज। इंपॉर्टेंट ये है कि कम से कम एक वेरिएबल तो होना चाहिए। ऑलराइट, एक वेरिएबल के साथ साथ कम से कम एक कांस्टेंट भी होना चाहिए, कम से कम एक कांस्टेंट भी होना चाहिए। जैसे x = 4, x = 4। ठीक है, जैसे x + y = 10, x + 2y + 3z = 20, लेट्स से। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये ऊपर वाली एक इक्वेशन है, राइट? और ये जो x = 4 है, कहने को ये इक्वेशन है, पर यहाँ पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की डायरेक्टली आपको वैल्यू पता है 4 है। ऑलराइट, ढूंढना यहाँ पर पड़ सकता है कि अगर x की वैल्यू 2 है तो y की कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 2 है, y की 3 है, तो z की कितनी हो जाएगी? वो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ऑलराइट, तो याद रखिए इक्वेशन किसको बोलते हैं और कैसे बनती है इक्वेशन? इक्वेशन ऐसे एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिसमें कम से कम एक इक्वल टू होना चाहिए, कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, एंड कम से कम एक कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट हमको दिखाई नहीं देता है, होता है पर दिखाई नहीं देता। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं x = y और मैंने आपसे पूछा कि बताओ क्या ये इक्वेशन है, तो पहली चीज आप इक्वल टू चेक करेंगे, हाँ इक्वल टू है, कम से कम एक अननोन है, x है और y भी है, तो कम से कम एक तो है ना। और तीसरी चीज क्या है? कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे, बोलोगे यहाँ तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, है, दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर x - y कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 0, x - y = 0, आ गया कांस्टेंट। या एक और तरीका मेरे पास ये था कि y को मैं डिवाइड कर देता, x / y = क्या रह जाता? वहां पर 1 रह जाता। जब मैं y को नीचे ले लूंगा तो राइट साइड 1 बनेगा, और जब मैं माइनस के फॉर्म में लूंगा तो 0 बनेगा। तो अब देखिए, अगर आपने ऐसा लिखा होगा तभी भी कांस्टेंट आ गया, और अगर आप ऐसा लिखेंगे तो भी कांस्टेंट आ गया। समझ गए? तो कई बार कांस्टेंट दिखता है, कई बार नहीं दिखता है, तो पूरी सोच समझ के, पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करके फिर आप बताएंगे कि वो इक्वेशन है कि नहीं है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर लिखा हुआ है
x प्लस 3y पूछा है आपसे कि बताइए क्या ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वल टू तो है ही नहीं, यहां पर इक्वल टू तो है ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन वाला पार्ट है ये तो आपको समझ गया होगा। अब दूसरा, टू वेरिएबल का मतलब हमको ना तो ये वाला पढ़ना है ना ये वाला पढ़ना है, ऐसी इक्वेशंस पढ़ना है जिसमें दो अननोन होंगे, जैसे इसमें दो अननोन है x एंड y, टू अननोन आर देयर। याद रखना y के आगे कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है, x के आगे कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है, कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है अपने को, वेरिएबल दो होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके। अब जैसे कि एक और ले लेते हैं, जैसे ये वाला x इक्वल टू वाई, इसके बारे में बताइए क्या ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यस, क्योंकि दो अननोन है ना, x एंड y को इधर ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो दो अननोन है, तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्लियर, समझ में आया? इक्वेशन के लिए इक्वल टू एक अननोन एंड एक कांस्टेंट कम से कम, एंड टू वेरिएबल का मतलब दो अननोन रहेंगे यहाँ पर, x एंड y। नाम कोई कुछ भी दे सकता है, x y दे सकता है या y z दे सकता है, नाम कोई कुछ भी दे सकता है, उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक तीसरा वर्ड है यहाँ पर लीनियर। लीनियर मतलब क्या? लीनियर मतलब ये कि जब कभी भी इन इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएंगे तो वो एक लाइन बन के आएगा। देखो लीनियर में जो वर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? लाइन। ये वर्ड क्या है? लाइन। तो लीनियर इक्वेशन की खासियत ये होती है कि जब कभी भी आप उसका ग्राफिकल प्लॉटिंग करेंगे यू विल गेट अ लाइन। जैसे कि मैं यहां पर अगर लिखता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो इसका ग्राफ बनाएंगे एक बार। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो क्या करना है बच्चे लोग, ये मैंने एक एक खींचा, 1 2 3, यहां पे लिखा x और यहां पर लिखा y। वैसे तो लाइन बनाने के लिए सिर्फ दो ही पॉइंट की जरूरत होती है, लाइन बनाने के लिए दो ही पॉइंट की जरूरत होती है, पर तीसरा पॉइंट मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि चेक कर सकें क्या सही में लाइन ही बन रहा है। तो एक काम करते हैं, एक बार x को 0 ले लेते हैं, एक बार हम x की वैल्यू 0 ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा? 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। एक बार y की वैल्यू 0 ले लो, तो y 0 ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? सो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और एक पॉइंट रैंडम ऐसा बीच का कोई कि x की वैल्यू 2 ले लो, अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 उधर जाके 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, सो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो पॉइंट कौन से निकले? तो याद रखो, एक पॉइंट है 0 4, एक पॉइंट है 4 0, एक पॉइंट है 2 2। क्या क्या पॉइंट है? 0 4 4 0 एंड 2 2 एंड 2 2। तो जरा एक बार चेक करें, तो एक ग्राफ बनाते हैं एंड चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ग्राफ है। एक पॉइंट क्या आ रहा था? 4 0, एक पॉइंट था 4 0, तो कहां पर था 4 0? ये देख 4 0 यहां पर आएगा, दिस इज 4 0, ये एक पॉइंट है। दूसरा 0 4, 0 4 कहां आएगा? यहां पर आएगा। और एक पॉइंट होगा 2 2, ये 2 है, ये 2 है। वैसे बच्चों लोग एक बात मैं ये बता देता हूं कि जो ये मेरा ग्राफ है ये उतना क्लियर नहीं है। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि ये बस मैंने ऐसे चिपका दिया, ये प्रॉपर कोई ग्राफ पेपर नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ढंग से ही आएगा। तो देखिए मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, ये देखिए, क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आए? क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आए? यस। इसीलिए इनको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जब भी आप इनका ग्राफ बनाते हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन के आता है। ठीक है बच्चे लोग, समझ गए? अगर आप कोई और पॉइंट ले लेते हैं, कोई और पॉइंट ले लेते हैं, मान लो अगर उसी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 होती तो y की वैल्यू कितनी आ जाती? 4 - 1 दैट इज 3। तो x1 पे y कितना? 3। देखें जरा, x1 पे y3, ये x1 है और y3, मतलब ये देखो ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। क्या ये वाला पॉइंट भी उसी लाइन में है? क्या ये वाला पॉइंट भी उसी लाइन में है? ठीक है ना, समझ गए? इसलिए इनको क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन। देयरफॉर they are known as linear equation. ओके, अब बात यह है कि क्या हम हर बार ग्राफी बना के देखेंगे? क्या हम हर बार ग्राफी बना के देखेंगे? इतना टाइम है हमारे पास कि हर एक का ग्राफ बना के देखो कि लीनियर है कि नहीं है? जी नहीं। हम क्या करेंगे, यहां पे पावर चेक करेंगे। तो जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, जब कभी भी वेरिएबल का पावर
जब कभी भी वेरिएबल का पावर 1 हो, जब कभी भी वेरिएबल का पावर 1 हो तो वो कहलाती हैं लीनियर इक्वेशंस, वो कहलाती हैं लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जब कभी भी वेरिएबल का पावर 2 हो, वेरिएबल का पावर 2 हो तो वो कहलाती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो कहलाती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब कभी भी वेरिएबल का पावर 3 हो वो कहलाती हैं क्यूबिक इक्वेशंस, वो कहलाती हैं क्यूबिक इक्वेशंस। ओके, अगर वेरिएबल का पावर, वेरिएबल कौन, ये जो आपने लिखा है x, ये लिखा है y, ये लिखा है z, तो दीज आर द वेरिएबल, अगर इनकी पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होंगी। अब जैसे देखो मैंने यहां पे लिखा x प्लस 2y इक्वल टू 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यस, 2 वेरिएबल तो है क्योंकि एक x है और एक y है, पर क्या ये लीनियर है? x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1, तो दोनों की पावर 1 1 है, इसलिए कौन सी इक्वेशन हो गई? लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4, मान लो ऐसा मैंने बना दिया। अब यहां पर x की पावर तो 1 है, y की पावर क्या हो गई 2 हो गई, यहां पर वेरिएबल की पावर 2 हो गई, इसलिए अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसलिए अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। और अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपको, कर्वी टाइप का मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, वो आप प्लॉट करके देख लेना कि क्या बन रहा है। ठीक है, पर होगा उसका ग्राफ कर्वी टाइप का, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4, अभी भी नहीं है। किसी एक वेरिएबल का भी अगर पावर 1 से ज्यादा हुआ तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो कड़ी शर्त क्या है लीनियर इक्वेशन की, कि जो ये वेरिएबल हैं इनका जो पावर है अगर 1 होगा तभी ये लीनियर इक्वेशन कहलाएंगी, तभी ये लीनियर इक्वेशन कहलाएंगी। ये पहला वाला लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों वेरिएबल का पावर 1 है, ये वाला नहीं है क्योंकि किसी एक वेरिएबल का पावर 1 से ज्यादा हो गया, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्लियर है एवरीवन? किसी एक वेरिएबल में भी अगर पावर 1 से ज्यादा होगा तो नहीं होगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, लेट्स से ये एक इक्वेशन है, पावर 2 हो गई। किसी एक में भी अगर हो गया तो फिर वो, जैसे यहां पर x का पावर 2 है ना, वेरिएबल का पावर 2 है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, मान लो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये कैसी इक्वेशन हो गई? क्यूबिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि पावर क्या हो गई 3 आ गई। कौन सी पावर चेक करनी पड़ती है? मैक्सिमम पावर, याद रखना कौन सी पावर? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, इसलिए क्यूबिक। यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है? वेरिएबल की 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक। यहां पर मैक्सिमम पावर क्या है? इस वाले में 1 है, इसलिए लीनियर। ठीक है, समझ गए होंगे। एक और बात, जब कभी भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं। जब कभी भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यू गेट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की एक सर्टेन वैल्यू मिलेगी, y की एक सर्टेन वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड दूसरा मैंने लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार इसको सॉल्व करके देखेंगे। अच्छा, सॉल्व कैसे करना है ये आगे मैं सिखाऊंगा आपको, फिलहाल इसको सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो, y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस y है माइनस y है, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 0 4। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 डाल दो तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो इससे पता चलता है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, इसीलिए x की एक फिक्स वैल्यू आ रही है, y की एक फिक्स वैल्यू आ रही है, इसीलिए ये क्या कहला रहा है, इसीलिए इसका क्या बन रहा है? यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि एक फिक्स वैल्यू है, x की वैल्यू एंड एक y की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, एक ही है, दोनों की अपनी अपनी है पर एक ही वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो यू गेट 2 सॉल्यूशन, तो आपको 2 आंसर मिलता है, 2 सॉल्यूशंस। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको 2 सॉल्यूशन मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो किसी ने लिखा है x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस।
इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, सो एक्स इक्वल टू √4। तो जब आप 4 का रूट निकालते हो तो एक +2 आता है एंड एक -2 आता है। तो क्या यहाँ पर आपको दो आंसर मिल रहे हैं, एक +2 और एक -2? यस। तो जब कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हर एक वेरिएबल का दो आंसर आता है। तो यहाँ पर तो चलो x ही था ना, इसलिए इसके क्या आए, दो आंसर आए, +2 एंड -2। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन आपको मिलता है। और जब भी आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको 3 आंसर्स मिलते हैं, 3 सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, 3 सॉल्यूशन। तो जब आगे चल करके आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि काफी बड़ी सी होती हैं, जब आप उसको सॉल्व करेंगे आपको 3 सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये समझने के बाद अगर आप चैप्टर को करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ जनरल फॉर्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला। या मैं एक काम करता हूं, इधर ही पे लिख देता हूं, सबसे बेस्ट, अलग लिखने की भी क्या जरूरत, इधर ही पे लिख देता हूं। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब मैं यहां पर लिखता हूं कि देखो, सपोज दिस इज x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, तो जो ये x होगा पहले x के टर्म को लिखा जाएगा, फिर y के टर्म को, और जो बचेगा फिर उसको लास्ट में लिखा जाएगा, और राइट साइड को 0 करना है। मतलब इक्वल टू 3 जो है वो 3 इस तरफ आ जाएगा। सो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि क्या बोला गया है, जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। 0 उस तरफ 0 कर देना है, सबको इधर लेके आ जाओ, सबको हमने इधर लेके आ गए, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्या बोल रहा है, पहला टर्म x वाली होनी चाहिए, दूसरी y वाली, और तीसरी जो टर्म होगी वो c होगी। तो पहले x वाली टर्म है, दूसरी y वाली टर्म है, तीसरी c वाली टर्म है। ठीक है, अच्छा कई बार कोई आपसे ये भी पूछ लेता है कि यहाँ पर बताओ a b c क्या है, तो क्या करना है, कंपेयर करना है। इसी के नीचे लिख दो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, लिख दिया। अब कंपेयर करो, x को जब आप x से कंपेयर करोगे, यहाँ पे x को जब आप x से कंपेयर करोगे तो मालूम पड़ेगा a की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर x के आगे क्या था, 1 था, तो इससे पता चलता है a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक, यहाँ से मालूम पड़ेगा a की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद y को y से कंपेयर करो, y को y से कंपेयर करो तो प्लस b की वैल्यू किसके बराबर है, प्लस 2 के बराबर है। ठीक है, प्लस b की वैल्यू प्लस 2 के बराबर है, इसका मतलब b किसके बराबर है, 2 के बराबर। बाकी जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, c होगा। सो यहां पर c का वैल्यू कितना है, -3। c का वैल्यू यहां पर कितना है, -3। समझ गए? तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसी से आपको a b c निकालने को बोला जा सकता है। यहां पर a b c क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू, जबकि x और y क्या है, वेरिएबल। और एक और चीज, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a is the coefficient of x, b is the coefficient of y। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब जो भी उससे जुड़ा हुआ है, जो भी उससे जुड़ा हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है 2pqx, किसी ने यहां पर आपसे बोला कि बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 2px जुड़ा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट यहां पर कौन है, x का कोफिशिएंट यहां पर कौन है, 2pq। x के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 2pq, तो x का कोफिशिएंट यहां पर कौन है, 2pq। अच्छा, इसी चीज में अगर किसी ने बोला होता p का कोफिशिएंट क्या है, इसी में किसी ने पूछा है p का कोफिशिएंट क्या है, तो मुझे बताओ p के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 2qx। तो p का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, 2qx। समझ गए? जो भी उसके साथ जुड़ा होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में या डिवाइड के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में नहीं, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वही उसका कोफिशिएंट होता है। एक और चीज जरा समझिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 2px अपॉन q ऐसा, तो अब किसी ने बोला कि यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़ के यहां पर और क्या है, 2pq, तो कोफिशिएंट यहां पर क्या हो जाएगा, 2pq। कोई यहां पर आपसे बोले कि p का कोफिशिएंट क्या है, तो यहां पर p के अलावा कौन है, तो 2x अपॉन q। ठीक है, समझ गए होंगे? उस नंबर को छोड़ के बाकी जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में जुड़े हुए हैं उसको लिख देना आपको। अच्छा, एक और चीज, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 2pqx प्लस 3pq,
यहां पर किसी ने आपसे पूछा कि x का कोफिशिएंट कौन है, तो 3p², चलो जान दो, ऐसा ही है, ठीक है। यहां पर किसी ने बोला x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ कौन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो 2p जुड़ा है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहां पर 2pq। ऐसा मत सोचना कि सर इस तरफ तो 2pq जुड़ा हुआ है बट प्लस के थ्रू ये 3p²q भी जुड़ा हुआ है, जी नहीं, प्लस के थ्रू जो ज्वाइंट रहेगा या माइनस के थ्रू जो ज्वाइंट रहेगा उसको कंसिडर नहीं करना होता है, प्लस या माइनस वाले को कंसिडर नहीं करना होता है, जो मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में जुड़ा है उसी को हमको कंसिडर करना होता है, ठीक है बच्चों लोग, समझ गए। हाँ, सो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 2, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है c कहलाता है, ठीक है, ये समझ गए। एक और जैसे इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे 3y माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपसे पूछा है क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इक्वल टू है मतलब इक्वेशन है, अननोन है बिल्कुल है, और कितने अननोन है, 2 अननोन, 2 वेरिएबल है, और दोनों की पावर 1 1 है, इसलिए ये इक्वेशन भी है, 2 वेरिएबल भी है, और क्योंकि पावर 1 1 है इसलिए लीनियर भी है, ठीक है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आपको बोल रखा है कि ABC बताइए क्या है, आपसे पूछ रखा है ABC बताइए, तो A क्या होता है x का कोफिशिएंट, B क्या होता है y का कोफिशिएंट, और जो बच जाता है वो C है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इसको इसके जनरल फॉर्म में लेके आना है। किस में लेके आना है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म को कई बार स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। तो जनरल फॉर्म क्या बोलता है, पहले कौन होना चाहिए, x की टर्म, फिर y की टर्म, और फिर बचा हुआ वो c होगा, और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो ये ऑलरेडी है। अब पहले हम -4x को ले लेंगे, सो -4x पहले आ जाएगा, उसके बाद अगला नंबर किसका, 3y का, तो +3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो -4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 ये लिखा। अब इसी के नीचे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। अब कंपेयर करो, जब आप x को x से कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू कितनी निकल के आती है, -4, y को y से कंपेयर करते हो तो b की वैल्यू कितनी निकल के आती है, +3, ठीक है। c को जब कंपेयर करते हो तो जो बचा हुआ होता है वो c होता है, तो c की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2। क्लियर है एवरीवन, तो ये आप समझ गए होंगे। तो लीनियर इक्वेशन का ये है जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें पहले x रहता है, फिर y रहता है, और फिर c रहता है। x का कोफिशिएंट a कहलाता है, y का कोफिशिएंट b कहलाता है, और जो बच जाता है वो c कहलाता है, ठीक है। और याद रखना इक्वल टू के बाद क्या रखना है आपको, 0 रखना है। सिमिलरली व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, आगे चल करके ये चैप्टर है ही आई थिंक, तो जब बात आई गई है तो इसका भी देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसलिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तब हम a b c निकालना सीखेंगे, और कोई बड़ी बात भी नहीं है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक, जैसे देखो मान लो दिया हुआ है 4x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसी के नीचे लिखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो क्या होगा, x² को x² से कंपेयर करो तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, 4, x को x से कंपेयर करो तो b का वैल्यू कितना आ रहा है, 3, c को कंपेयर करेंगे तो c का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं इसलिए इनके ऊपर ज्यादा भी आएंगे नहीं। एक तीसरा क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये क्यूबिकल इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। तो देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है, हाईएस्ट पावर इज 3। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ गया। तो ABC निकालना आ गया, ऑल राइट, तो ये हो गया। एक बार फिर से क्या क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, जब कभी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है वो लीनियर इक्वेशन होती है। उनको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब कभी भी आप उनका ग्राफिकल प्लॉटिंग करोगे तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो सीधा बनेगा। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सीधा बनता है, इसलिए लीनियर इक्वेशन कहलाती है। हर एक का ग्राफ हम प्लॉट नहीं कर सकते,
तो इसलिए हम एक चीज देख लेते हैं कि क्या वेरिएबल का पावर 1 है। जितने भी हैं सारे वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। किसी एक का भी पावर अगर 1 से ज्यादा हुआ तो फिर कैंसिल, वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, एंड क्यूबिकल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है। हाईएस्ट पावर को कई बार डिग्री भी बोला जाता है, हाईएस्ट पावर को कई बार डिग्री भी बोला जाता है। ठीक है, एक और चीज, आपके पास एक इक्वेशन सामने रखी हुई है, उसमें एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? क्योंकि पहले ये तो पता हो कि क्या सॉल्वेबल है भी कि नहीं है, क्या हम उसको सॉल्व कर भी पाएंगे कि नहीं। पता चला कि वो जो इक्वेशंस है वो सॉल्व ही नहीं हो सकती और आप अपना समय लगाए जा रहे हैं। पहले ये तो पता हो कि पॉसिबल है कि नहीं है, उसके बाद तो काम शुरू करेंगे ना, राइट। तो इसीलिए याद रखिए, जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल रहेंगे, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल रहेंगे उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जितने वेरिएबल उतने ही इक्वेशन। अब एक एग्जांपल के लिए मान लो लिखा हुआ है x + 2 = 5, एक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है? 1 इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है और कितने अननोन है? एक अननोन, एक इक्वेशन है, एक अननोन है। तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? यस। क्या आप यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो कितनी हो जाएगी x की वैल्यू? 5 - 2 दैट इज 3। निकल गया ना x की वैल्यू? निकल गया, निकल गया। ठीक है, अगर ये ऐसा होता x² + 2 = 5, तभी भी सॉल्व हो जाता, बिल्कुल, क्योंकि एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो सॉल्व हो जाता। x² = 3, सो x = √3, तो इसका मतलब x = एक हो जाएगा +√3 और एक हो जाएगा -√3। क्योंकि देखो रूट सॉल्व होता है तो दो आंसर आते हैं ना। फिलहाल मैंने यहाँ पर √3 को सॉल्व नहीं किया, पर जो भी आंसर आएगा वो दो में आएगा, प्लस और माइनस में। सॉल्व तो हुआ ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक था, पावर 2 था, इसलिए दो आंसर आए, पर आया तो जितनी इक्वेशन उतने ही अननोन, उल्टा ही बोल सकते हो, जितने अननोन है उतनी ही इक्वेशन चाहिए। अब एक और एग्जांपल के साथ चलते हैं। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर लिखा हुआ है x + y = 4। बताओ x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो ये क्या है? एक इक्वेशन, दिस इज 1 इक्वेशन, और कितने अननोन है? 2 अननोन। तो क्या ये सॉल्वेबल है? जी नहीं, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हो। क्या पॉसिबिलिटीज है? कि अगर x 0 है तो y 4 है, अगर x 1 है तो y 3 है, अगर x 2 है तो y 2 है, अगर x 3 है तो y 1 है, अगर x 4 है तो y 0 है, अगर x 5 है तो y -1 है, अगर x 6 है तो ये -2 है। तो ऐसे करके कितने सारे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, पर प्रॉपर आंसर आपको पता नहीं है। प्रॉपर आंसर आपको पता नहीं है, क्यों? क्योंकि इक्वेशन एक है और अननोन 2 है। नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। इक्वेशन एक है, अननोन 2 है। एक ही थाली ऑर्डर किया है, खाने वाले 2 हैं, तो फिर पेट नहीं भरेगा। जितने लोग उतनी थाली रहेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। एक इक्वेशन 2 अननोन। तो एक काम करते हैं, एक और इक्वेशन दे देता हूं मैं, एक और इक्वेशन दे देता हूं। इस बार जो ये इक्वेशन है, जो मैं दूसरी इक्वेशन दे रहा हूं, वो है x - y = 0। अब देखो 2 इक्वेशन हो गई और 2 अननोन हो गए। ये मत बोलना सर 4 अननोन है। देखो सर ये 2x हो गया, 2y हो गया। जी नहीं, इसका x हो या उसका x हो, है तो x ही, इसका y हो उसका y हो, है तो y। तो जितने अननोन उतने ही इक्वेशन। अब यहां पर 2 अननोन है एंड 2 इक्वेशन है। क्या अब ये सॉल्व हो जाएगा? यस, सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा? देखो वही बात होगी, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि x + y की वैल्यू 4 है और x में से y माइनस करेंगे तो 0 आता है। अगर मैं x, देखो x + y से ये सारी पॉसिबिलिटीज आई थी, ये सारी पॉसिबिलिटीज किससे आई थी? x + y से आई थी, राइट। और ये बोलता है कि x और y ऐसे दो नंबर हैं जो सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 देते हैं। x में से जब आप y को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 मिलता है। दो नंबर सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 कब देते हैं? जब वो दोनों नंबर बराबर हो। दो नंबर सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 कब देता है? जब वो दो नंबर बराबर हो। बराबर नंबर यहां पर कौन है? ये है 2 2, समझ रहे? 2 2, तो 2 में से 2 माइनस हुआ 0, 2 में 2 प्लस हुआ 4, तो आ गया ना। अब कैसे आया? क्योंकि अब आपने इंसाफ किया,
जितने अननोन उतने इक्वेशन। क्लियर? तो कल के दिन जब कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आए और आपको बोला जाए कि पता करो x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, आपको चेक करना है जितने अननोन उतनी इक्वेशन है कि नहीं है। जितने अननोन उससे कम इक्वेशन है तो पहले ही बोल दो कि नहीं भाई इसका आंसर नहीं आएगा, हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। जितने अननोन उतने इक्वेशन। क्लियर? तो इस बार क्या हुआ यहां पर, 2 इक्वेशन 2 अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन, इसलिए ये सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको उतार लेनी है, उतार लीजिए इसको। 3 2 1 गो। चलो और आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है यहां पे, यस। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जब आप ग्राफ बनाते हैं, अच्छा देखो लीनियर इक्वेशन मतलब कौन, जिनका ग्राफ लाइन के फॉर्म में आए। तो मान लीजिए एक लाइन ऐसी बनी एक इक्वेशन की वजह से, दूसरी लाइन ऐसी बनी। ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है ना, दिस इज द सॉल्यूशन। इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट का आप x पता करते हैं, इसका y पता करते हैं। मान लीजिए ये 3 था और ये 2 था, तो इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो 3,2 होगा। ठीक है? देखो क्या है ना, आपने देखा होगा लोग जब सामान लेने जाते हैं, खासकर मम्मी लोगों का ही ज़्यादा होता है, वो पूछेंगे ये ड्रेस कितने का है, दुकान वाला बोलेगा 500 रुपये का है, वो बोलेंगे 100 रुपया, वो बोलेगा अच्छा 450 दे दो, तो मम्मी बोलेगी चलो 150 ले लो, फिर बोलेगा 400, मम्मी बोलेगी चलो 200, वो बोलेगा 300, मम्मी बोलेगी 300, चल ठीक है 300 बेटा। उसने अपना प्राइस नीचे को घटाया, उसने अपना जो प्राइस था वो नीचे को घटाया, मम्मी ने प्राइस बढ़ाया, मम्मी ने 100 रुपए से स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ गई, उसने 500 से घटाया और नीचे की तरफ गया। एक पॉइंट ऐसा आया जब दोनों सहमत हो गए, दुकान वाला 300 में देने को तैयार है, मम्मी 300 में लेने को तैयार है, राइट। तो ये जो 300 आया है ये क्या है, सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि दो लाइनें आपस में पैरेलल जा रही हैं, पहली वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन ऐसा है, दूसरे वाले का भी ऐसा है, और ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तब क्या होगा, तब आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यू विल गेट नो सॉल्यूशन। इसमें क्या हो रहा था, जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी तो आपको यहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, यहां पर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था। यूनिक का मतलब क्या होता है, सिंगल, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आई, y की एक पर्टिकुलर वैल्यू आई, क्योंकि यहां पर x एंड y एक्सेस था इसीलिए। और अगर सिर्फ x एक्सेस की बात हो रही होती या सिर्फ y एक्सेस की बात हो रही होती तो एक ही आंसर आता तो भी किसका, या तो x का ही होता या तो y का होता, पर आता तो एक ही ना। तो यहां पर क्या मिल रहा है आपको, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। अब यहां पर एक एग्जांपल के लिए, दुकान वाले ने बोला 500 रुपए का ड्रेस है, मम्मी ने बोला 100 रुपया, दुकान वाले ने बोला अच्छा मुझसे पंगा, अब तो मैं 600 का बेचूंगा। तो मम्मी ने बोला अरे चल ठीक है 200 ले ले, वो बोला अच्छा और पंगा, अब तो मैं 700 का बेचूंगा इसे। मम्मी ने बोला अरे चल 300 ले ले। मम्मी जैसे 100 रुपए बढ़ा रही हैं वो और 100 रुपए बढ़ा दे रहा है। इस वजह से क्या होगा, 2-4-5 मिनट के बाद मम्मी वहां से चली जाएगी, कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। मम्मी बोलेगी क्या पागल है, क्यों, क्योंकि ये तो और बढ़ाया जा रहा है, जैसे करके रेट बढ़ रहा है तो और बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट में कैसा होता है, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उस चीज का प्राइस और बढ़ता है। इस चक्कर में कई लोग खरीद नहीं पाते। पहले 100 रुपए की थी कोई चीज तो इनको लगा महंगा है, फिर इनके मन में आया चलो 100 रुपए का है चलो खरीद ही लेते हैं। तो जब तक इन्होंने 100 रुपए का खरीदने का सोचा ये 100 का 150 हो गया, फिर उन्होंने सोचा अरे यार चलो 150 का खरीद लेते हैं, वो 200 का हो गया, फिर उन्होंने सोचा अरे 200, क्योंकि डिमांड बढ़ रही ना। आपके साथ साथ और भी कई सारे लोग हैं जो उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, आप अपना वो बढ़ा रहे हो, हिम्मत बढ़ा रहे हो, वो उसका प्राइस और बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से कई लोग खरीद भी नहीं पाते हैं। तो जब कभी भी दो लाइनें पैरेलल चली जाएं तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। एक तीसरे टाइप का भी ग्राफ ऐसा बनेगा जिसमें ये एक लाइन है एंड इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाएगी, इसी के ऊपर, ठीक है, इसी के ऊपर आ रही है। ऐसे के साथ क्या होता है, तो ऐसे में आपको मल्टीपल सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, ऐसे में आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलते हैं। मल्टीपल सॉल्यूशन को कोई
इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दोनों लाइनें जब ऐसे इंटरसेक्ट हो रही थी तो यही पॉइंट आ रहा था सॉल्यूशन का, यही पॉइंट आ रहा था जब ये ऐसे इंटरसेक्ट हो रही थी। जब ऐसे हो रही थी तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही, बात ही नहीं बन रही। और अगर ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ गई तो इसका मतलब हर पॉइंट सॉल्यूशन है। यहां पर भी सॉल्यूशन है, यहां पर भी सॉल्यूशन है, यहां पर भी सॉल्यूशन है, यहां पर भी सॉल्यूशन, हर जगह सॉल्यूशन है, हर जगह सॉल्यूशन है। तो यहां पर क्या बन रहा है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई दुकान वाला है, हमारी पहचान का है, अब उस दुकान वाले को भी लगता है कि यार इनसे क्या बार्गेन करें, ये भी अपने रिश्तेदार जैसे ही हैं, एकदम करीबी हैं। तो जब वो जाते हैं दुकान में, पूछते हैं भैया कितने का है, तो वो बोलते हैं अरे आप दे दो, आपको जो देना है, आपकी मर्जी, आप देना है क्योंकि आप अपने खास हो, दे दो जो देना है। उन्होंने बोला 100 रुपये दे दें? तो उन्होंने बोला अरे बिल्कुल दे दो। उन्होंने बोला 100 रुपये कम लग रहा है, चलो 200 रुपये दे दूँ? अरे 200 दे दो। नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, अपने वालों को, घर के लोगों को लूट रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, चलो 300 दे देते हैं। दे दो 300, 400 दे दें, 400 दे दो, 500 दे रहे, 500 दे दो। हर पॉइंट पे आपका सॉल्यूशन बन रहा है, हर पॉइंट पे आप तैयार हो, एवरी पॉइंट। तो ऐसे में जो ये सॉल्यूशन निकल के आते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टीपल सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब मसला वही है कि क्या हर बार आप ये ग्राफ बना बना के देखोगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन है? क्या बार बार ग्राफ बना के देखोगे? जी नहीं। करना क्या है? करना यह है कि देखो, सबसे पहले तो मैं यहां पर जनरल फॉर्म लिख देता हूं पहली इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन है, इसी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में ये रखना है, अगर a1 बाई a2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 का रेशियो, तो ऐसे में जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, ऐसे में जो ये लाइंस होंगी ये इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन विल इंटरसेक्ट। ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन विल इंटरसेक्ट। और लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, जैसे एक एग्जांपल के लिए समझो, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और दूसरा लिखा हुआ है x प्लस 5y इक्वल टू 12। तो इसका a कितना है? 2 है, इसका a क्या है? 1 है, इसका b क्या है? 3 है, इसका b क्या है? 5। तो जरा देखो, क्या a1 बाई a2 का मतलब 2 बाई 1 का रेशियो एंड 3 बाई 5 का रेशियो सेम होता है? नहीं होता है। 2 बाई 1 का रेशियो एंड 3 बाई 5 का रेशियो सेम नहीं होता है। इसका मतलब इनकी जो इक्वेशन, इनकी जो लाइन बनेगी ना, वो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। देयरफॉर यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 को चेक करना है। ठीक है, a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 को आप चेक करेंगे, क्योंकि हर बार आप हर चीज का ग्राफ थोड़ी बना सकते हैं। ऑलराइट, दूसरा सेकंड, नो सॉल्यूशन के लिए क्या किस्सा है? तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या है? अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ऐसे में वो लाइंस पैरेलल होंगी। इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ऐसे में वो जो लाइन बनेंगी वो पैरेलल बनेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 40। तो क्या ये जनरल फॉर्म में है? पहले x होना चाहिए, है, बाद में y होना चाहिए, है, फिर बाद में इक्वल टू के इस तरफ सब नंबर होने चाहिए और राइट साइड 0 होने चाहिए। मतलब 10 को इधर लेना पड़ेगा, तो 10 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये -10 इक्वल टू 0 एंड ये -40 इक्वल टू 0। तो यहां से जो ये a1 की वैल्यू होगी वो कितना होगा? a1 कितना होगा? 2, और a2 कितना होगा? 4, b1 कितना होगा? b1 3, b2 कितना होगा? 6। ठीक है, और c1 कितना होगा? -10, c2 कितना होगा? -40। सो a1 बाई a2 का रेशियो देखो, क्या 2 बाई 4 का रेशियो
3/6 के बराबर है? क्या ये 3/6 के बराबर है? क्या ये -10/-40 के बराबर है? देखो जरा, कट करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। तो क्या निकल के आया? 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/4। क्या 1/2 1/2 इक्वल होते हैं? पर क्या 1/2 1/4 इक्वल होता है? नहीं। तो देखो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यही वाला किस्सा बन रहा है। ऐसे में अगर आप इसका ग्राफिकल प्लॉटिंग करोगे तो आपको ये पैरेलल लाइन देगा। ठीक है, चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार इसका प्लॉटिंग कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगी? पैरेलल लाइंस मिलेंगी। पैरेलल लाइन मिलेंगी, इसलिए कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं, कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तीसरा किस्सा, मल्टीपल सॉल्यूशन के लिए क्या है? तो देखो मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल, अच्छा यहां जैसे यहां पर लाइंस विल इंटरसेक्ट, यहां पर क्या होगा? लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, यहां पर क्या होगा? इस वाले में ये होगा, इधर पे लिख देता हूं मैं, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ऐसे में मल्टीपल सॉल्यूशन, ऐसे में मल्टीपल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे में क्या होता है? लाइंस विल ओवरलैप, लाइंस विल ओवरलैप, ऑलराइट, लाइंस विल ओवरलैप। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 2x + 3y + 4 = 0 है, एंड दूसरा 4x + 6y + 8 = 0। तो यहाँ का a1 कितना है? 2 है, यहाँ का a2 कितना है? 4, इक्वल टू यहाँ का b1 कितना है? 3, यहाँ का b2 कितना है? 6, यहाँ का c1 कितना है? 4, c2 कितना है? 8। तो रेशियो देखो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है? तो इसका मतलब कि दिस विल गिव यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दिस विल गिव यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए होंगे। एक आखिरी चीज, ये जो पहला वाला केस होता है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, इनको बोला जाता है कि द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या बोला जाता है? कि जो इक्वेशन है वो कैसी है? कंसिस्टेंट है, रिजल्ट दे रही है। जबकि इस वाले को क्या बोला जाता है? नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन देता नहीं है, और ये तो सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है, तो ये भी किस कैटेगरी में आती है? कंसिस्टेंट। तो जो सॉल्यूशन देगा उसे कंसिस्टेंट बोला जाता है। अब हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो या हो सकता है मैनी सॉल्यूशन हो, तो इन दोनों को कंसिस्टेंट बोला जाता है। और जहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है उसे नॉट कंसिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, नॉट कंसिस्टेंट को इनकंसिस्टेंट भी बोला जा सकता है, नॉट कंसिस्टेंट को इनकंसिस्टेंस भी बोला जा सकता है। ठीक है, क्लियर? ये हो गया। तो वीडियो पॉज करके ये सारी इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके ये सारी इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए। नाउ एक आखिरी चीज और, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और वो भी कौन? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं। 4 में से 3 आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, 1 उड़ा दिया गया है। तो कौन कौन से तरीके हैं वो? तो पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एक करके सब सीखेंगे हम लोग। तीसरा वाला एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एंड चौथा वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है,
तो ये 4 तरीके हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें 3 सिलेबस में रख दिया गया है और उसको हटा दिया है। हटा दिया तो भी क्या होगा, क्लास 11th में ये इनडायरेक्टली आ ही जाता है। ठीक है, तो एक एक करके इन सब पे आएंगे। तो एक बार फिर से क्या क्या जो पढ़ा था, एक बार एक क्विक रिवीजन। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इक्वेशन मतलब वो जिसमें एक इक्वल टू होता है और कम से कम एक अननोन और एक नोन होना चाहिए। अननोन को हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं। इस चैप्टर में 2 वेरिएबल वाली चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 2 वेरिएबल होगा, एक्स और वाई। नाम कुछ भी हो सकता है वाई और जेड, कुछ भी नाम से अपने को लेना देना नहीं है, पर 2 वेरिएबल वहां पर रहेंगे। लीनियर क्यों? क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन के आता है, इसलिए लीनियर बोला जाता है। ऑलराइट, उसके बाद हमने क्या देखा कि कैसे पता चलेगा कि कोई इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। किसी भी एक वेरिएबल ने भी अगर गड़बड़ कर दी तो पूरी कहानी बदल जाती है। किसी भी एक वेरिएबल का अगर पावर 1 से ज्यादा हुआ तब वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। सबकी पावर 1 होनी चाहिए तभी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल है 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax + by + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। लीनियर इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। x की a की वैल्यू मिलेगी, y की a की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू मिलेंगी। अगर उसमें x है तो y है तो y की 2 वैल्यू मिलेगी, जो भी होगा जिस भी नाम से होगा। तो लीनियर में एक ही आंसर मिलता है, क्वाड्रेटिक में 2 आंसर मिलते हैं और क्यूबिक में 3 आंसर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जब भी आप ग्राफ बनाओगे लाइंस का तो 3 केसेस बन सकते हैं। लाइन विल इंटरसेक्ट, लाइन आर पैरेलल एंड लाइन विल ओवरलैप। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका आंसर होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जहां पर लाइन पैरेलल बन रही होंगी वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि कोई इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा। और जहां पर लाइनें ओवरलैप कर रही हैं वहां पर आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, हर पॉइंट ही उसका सॉल्यूशन होगा। तो यू विल गेट मल्टीपल सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, पर हर बार हम ग्राफ नहीं बनाते बैठ सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर नहीं है तो मतलब लाइन विल इंटरसेक्ट एंड यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है बट c1/c2 के बराबर नहीं है सो लाइन विल बी पैरेलल एंड देयरफॉर यू विल गेट नो सॉल्यूशन। तीसरा केस, अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है तो इसका मतलब कि लाइन ओवरलैप कर रही है, यू विल गेट मेनी सॉल्यूशन। जहां पर सॉल्यूशन निकलता है, जिनसे सॉल्यूशन निकलता है उन्हें कंसिस्टेंट बोला जाता है। तो ये वाला केस कंसिस्टेंट है, ये वाला कंसिस्टेंट है, पर ये वाला केस क्या है, नॉट कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी के लिए क्या चेक करना है, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जबकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चेक करना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड कंसिस्टेंट। और इसके लिए मल्टीपल सॉल्यूशन वाले के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है बच्चे लोग, तो ये कुछ चीजें थी। अब इसके बाद आएंगे सीधा क्वेश्चंस पे। एक आखिरी चीज ये भी था, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल 4 तरीके होते हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं।